नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे ऐसा खुलासा जिसने सरकारी सिस्टम की जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। एक मूंगफली बेचने वाला मामूली आदमी कैसे बन गया अरबों का घोटालेबाज, और कैसे उसने भारत के सबसे बड़े फर्जीवाड़े को दिया अंजाम। पेश है आज के शैतान में उसी सनसनीखेज घोटाले की पूरी पड़ताल। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्टाम्प पेपर घोटाला जिसने सिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख दिया। गरीबी से उठकर अरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाला शख्स अब्दुल करीम तेलगी, जो इस पूरे घोटाले का था मास्टरमाइंड, जिसका पूरा साम्राज्य ईमानदारी से नहीं बल्कि जालसाजी और फरेब से खड़ा हुआ था। सरकारी महकमों से लेकर नेताओं और अफसरों तक रिश्वत और धंधे का जाल इतना गहरा कि पूरा सिस्टम उसकी जेब में था। कहते हैं कि हालात इंसान को मजबूर बनाते हैं, लेकिन मजबूरी इंसान को शैतान भी बना देती है। ये है एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसने गरीबी से निकलकर मेहनत तो की, लेकिन मेहनत को गलत रास्ते पर लगा दिया। ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की, एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अरबों का साम्राज्य, लेकिन धोखे की नींव पर। 29 जुलाई 1961 कर्नाटक के खानापुर नाम के छोटे से कस्बे में अब्दुल करीम तेलगी का जन्म हुआ। घर में पिता भारतीय रेल में छोटे कर्मचारी थे, माँ गृहिणी। गरीबी इतनी गहरी थी कि पेट भरने तक का संघर्ष रोज का हिस्सा था। तेलगी जब छोटा था तभी पिता की मौत हो गई। एक सहारे के जाने से पूरा परिवार टूट गया। माँ ने घर घर जाकर सिलाई का काम किया, दूसरे के घरों में काम किया, लेकिन गरीबी से निजात नहीं मिली। देखिए, अब्दुल करीम तेलगी का जो इतिहास है, शुरुआत बचपन से कर्नाटक के बिल्कुल एक साधारण परिवार में हुई। फादर रेलवे में नौकरी करते हैं, उनकी आकस्मिक मौत हो गई। उसके बाद में तमाम परिवार की जिम्मेदारी अब्दुल करीम तेलगी पर आ गई। उसने शुरू में रेलवे के अंदर फल फ्रूट बेचने का काम किया और धीरे धीरे उसके बाद वो मुंबई की तरफ शिफ्ट हुआ। मुंबई आकर उसने देखा कि जालसाजी के अंदर बहुत पैसा है। उसने वीज़ा और पासपोर्ट की शुरू में फोर्जरी की, उसमें वो अरेस्ट हो गया, जेल में रहा। जेल में जाने के बाद वो क्राइम का एक मास्टर बनने का सपना उसके दिल में था। वो बाहर आकर उसने पूरी कोशिश की कि वो किंग कहलाए अपने फील्ड का। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने एक मासूम बच्चे को जिंदगी भर के लिए बदल दिया। तेलगी औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन उसमें एक बात बहुत गहरी थी, पैसों के लिए उसका जुनून। गरीबी ने तेलगी को यह अच्छी तरह समझा दिया था कि मेहनत से ज्यादा दिमाग और चालाकी से जिंदगी बदली जा सकती है। पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तेलगी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर मूंगफली बेची, ट्रेन में पेन और कॉपी तक बेची। लेकिन लोगों का यह कहना है कि उसने बचपन में ही यह समझ लिया था कि आखिर कैसे भीड़ से पैसा कमाना है। गरीबी से जूझते हुए पढ़ाई करने वाला ये बच्चा सोच चुका था कि मेहनत से नहीं, दिमाग से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन यही सोच आगे जाकर उसके लिए शैतानी रास्ता साबित हुई। खानापुर से पढ़ाई पूरी करने के बाद
तेलगी को लगा कि छोटे कस्बे में रहकर उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, इसलिए उसने रुख किया मुंबई का। मुंबई जहां लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ सपने अक्सर टूट भी जाते हैं। मुंबई में शुरुआत आसान नहीं थी। कभी स्त्री वाला बनता, तो कभी सब्जी बेचने वाला, तो कभी छोटे मोटे ऑफिस में चपरासी बनता। लेकिन इन कामों से उसका गुजारा चलना बेहद मुश्किल था। धीरे धीरे तेलगी को यह समझ आ गया था कि मेहनत से पैसा कमाना उसके बस की बात नहीं, उसे चाहिए था शॉर्टकट। तेलगी ने विदेश जाने का सपना देखा। उसे मौका मिला सऊदी अरब जाने का। वहां उसने टूरिस्ट गाइड का काम किया, मजदूरी भी की। वहीं उसे पता चला कि हजारों भारतीय खाड़ी देशों में नौकरी की तलाश में आते हैं, लेकिन उनके पास सही दस्तावेज नहीं होते। तेलगी को यही एक आइडिया आया, अगर फर्जी दस्तावेज बनाकर इन्हें नौकरी दिलाई जाए तो खूब पैसा कमाया जा सकता है। भारत लौटने के बाद तेलगी ने मुंबई में खोली गुड लक ट्रेवल्स। नाम में किस्मत थी, लेकिन किस्मत ईमानदारी से नहीं बल्कि धोखे से चमकने वाली थी। इस एजेंसी के जरिए उसने बेरोजगार युवाओं को खाड़ी देशों में नौकरी का सपना दिखाना शुरू किया। वो असली पासपोर्ट और वीजा बनवाने का दावा करता, लाखों रुपए वसूलता और फिर फर्जी दस्तावेज थमा देता। कुछ लोगों को ठग कर उसने मोटी रकम कमाई। उसका नाम फैलने लगा, लेकिन साथ ही शिकायतें भी बढ़ी। यही था अब्दुल करीम तेलगी का पहला और बड़ा ठगी का खेल। उसने मजबूरी और बेरोजगारी में फंसे लोगों को सपनों का झांसा दिया और फिर उस सपनों की कीमत ठग कर अपनी दोनों जेबें भर ली। लेकिन ये तो महज बस शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। फर्जी दस्तावेज का खेल ज्यादा दिन छिपा नहीं। पुलिस ने रेड मारी और तेलगी गिरफ्तार हो गया, लेकिन जेल में बंद रहने के बजाय उसने सिस्टम की कमजोरी देखी। जमानत मिल गई, वो बाहर आया तो और भी ज्यादा चालाक हो चुका था। उसने समझ लिया था, अगर पैसे से पुलिस और अधिकारियों को मैनेज किया जाए तो कानून का शिकंजा ढीला पड़ जाता है। यही सोच उसके आगे के साम्राज्य की नींव बनी। पासपोर्ट घोटाले से उसने लाखों कमाए। वो आलीशान जिंदगी जीने लगा, अच्छे घर, महंगी गाड़ियां, पार्टियां, सब कुछ। लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होता। तेलगी को लगने लगा कि अगर फर्जी पासपोर्ट से इतना पैसा मिल सकता है तो सरकारी कागज से करोड़ों कमाए जा सकते हैं। यहीं से उसके दिमाग में आया अगला बड़ा खेल, स्टैम्प पेपर का खेल। अब्दुल करीम तेलगी का ये खेल सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था, ये था सिस्टम पर हमला। पुलिस अफसर और नेता सबकी मिली भगत से खेलता रहा वो सालों साल। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब पूरा देश लूटा जा रहा था, तब क्या जांच एजेंसियां सो रही थीं? जरा सोचिए, अगर आपके हाथ में जो कागज है उस पर सरकार की मोहर भी हो, उसकी कीमत भी हो, लेकिन वो कागज नकली निकले तो? जरा सोचिए कि देश भर के बैंकों, कंपनियों और सरकारी दफ्तरों में जो दस्तावेज इस्तेमाल हो रहे हों वो सब जाली निकलें तो? यही खेल खेला अब्दुल करीम तेलगी ने। अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया और देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। यही कागज बना अब्दुल करीम तेलगी का सबसे बड़ा हथियार। तेलगी की नजर उन प्रिंटिंग मशीनों पर पड़ी जो सरकारी प्रेस में कबाड़ के रूप में पड़ी थी।
ये वही मशीनें थीं जिनसे असली स्टाम्प पेपर छपते थे। तेलगी ने रिश्वत देकर इन मशीनों तक पहुंच बनाई और फिर शुरू हुआ वो खेल, नकली स्टाम्प पेपर छापने का। लेकिन ये कोई सड़क किनारे छपी फर्जी रसीदें नहीं थी। ये इतने असली जैसे थे कि पहचानना लगभग नामुमकिन। उस समय जो स्टाम्प पेपर्स थे उनकी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी और उसको जल्दी से बनाया भी जा सकता था और मार्केट में बेचा भी जा सकता था। क्योंकि स्टाम्प पेपर तमाम मकानों की रजिस्ट्री, तमाम सरकारी उपयोग में स्टाम्प पेपर यूज़ किया जाता था, तो उसने शुरुआती दौर में जो कवाड़े की मशीन होती थी, नासिक प्रिंटिंग प्रेस, जो सबसे बड़ी प्रेस है हिंदुस्तान की, वहाँ पर कवाड़े में मशीनें बेच दी जाती थी। सरकार का कभी ध्यान नहीं गया कि इन मशीनों का कभी मिसयूज़ हो सकता है। उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसी क्रम के अंदर उसने नासिक से कवाड़े में मशीन खरीदी और हूबहू स्टाम्प पेपर जो सरकारी प्रिंट होता था, सेम इंक उसने ऑब्टेन करी और बनाकर मार्केट के अंदर हजारों लाखों करोड़ रुपए का जो स्टैम्प पेपर मार्केट के अंदर डाल दिया। तेलगी जानता था कि अकेले वो ये काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने बनाया एक विशाल नेटवर्क। एजेंट जो स्टाम्प पेपर बेचते, पुलिस वाले जो आंखें मूंद लेते, अफसर जो चुप्पी साध लेते और नेता जो हिस्सेदारी लेते। तेलगी ने इस नेटवर्क के जरिए बड़े से बड़े शहर में इन नकली स्टैम्प पेपर्स को खपाना शुरू कर दिया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, अहमदाबाद और बंगलुरु तक ट्रक के ट्रक भरकर नकली स्टैम्प पेपर्स लेकर जाने लगे। कहा यह भी जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और बैंक भी इसमें शामिल रहे हैं। तेलगी का सिंडिकेट इतना बड़ा था कि सिर्फ दलाल ही नहीं, बड़े बड़े अधिकारी, नेता और पुलिस वाले भी इसमें शामिल थे। ये ऐसा खेल था जिसमें हर किसी का हिस्सा तय था और देश की अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा था। नकली स्टैम्प पेपर का ये कारोबार रातों रात बढ़ता चला गया। कहा यह भी जाता है कि इससे तेलगी अरबपति बन गया, महंगी गाड़ियों में घूमने लगा, आलीशान बंगले बनाए और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा कहा जा सकता है कि हजारों करोड़ का साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया था। साथ ही ये भी कहा जाता है तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए तक उसकी जो आय है वो पहुंच चुकी थी। ये घोटाला लगातार बढ़ता चला जा रहा था और तेलगी रातों रात अमीर बनता चला जा रहा था। पुलिस जांच करती, लेकिन तेलगी पैसे देकर उन्हें मैनेज कर लेता। अफसर अपनी जेबें भरते रहे, नेता चुनाव फंडिंग के लिए उसका सहारा लेते रहे। सिस्टम की नाक के नीचे अरबों का खेल चलता रहा। उसका जो ऑफिस था मुंबई के अंदर, उसमें लगभग 400 यंग लड़के लड़कियां काम करते थे और लाखों रुपए की तनख्वाह पर वो अपने यहाँ एम्प्लॉय रखता था। उसकी नज़दीकियां फिल्म इंडस्ट्री से हुई, राजनेताओं से हुई, पुलिस अधिकारियों से उसकी साठगांठ हुई। जब वो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद जब वो जेल ले आया जाता था, तो उसके सीनियर अधिकारियों से इतने अच्छे संबंध थे कि वो जब जेल ले आते समय उसको अपने परिवार के साथ मिलवाने के लिए लाते रहे। और ये बातें तब प्रकाश में आई जब तत्कालीन जो कमिश्नर जिनको पूना से लाया गया था, रंजीत सिंह शर्मा, उसके बारे में तमाम डिस्क्लोजर, तमाम बातें उसकी इंट्रोगेशन में, और ख़ास तौर से जब उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, जिसको नार्को एनालिसिस टेस्ट होते हैं, उसमें उसने उनका नाम लिया। तेलगी का जाल सिर्फ मुंबई या कर्नाटक तक नहीं रहा, उसने अपने एजेंट पूरे देश में फैला दिए। बैंकिंग सेक्टर में नकली स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल हुआ। बिल्डरों ने प्रॉपर्टी डील्स में नकली पेपर लगाए, कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर जाली स्टाम्प पेपर इस्तेमाल किए। हर जगह ये नकली कागज खपने लगा। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनके हाथ में नकली है या असली। कई सालों तक ये घोटाला दबा रहा, लेकिन 90 के दशक के आखिर में मीडिया ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर नकली स्टाम्प पेपर पकड़े गए, बैंकों और सरकारी दफ्तरों में गड़बड़ियां सामने आने लगी, लेकिन तब भी तेलगी का नेटवर्क इतना मजबूत था कि मामला दबा दिया गया। साल
2000 में एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें थे करोड़ों के नकली स्टैम्प पेपर और यही वो समय था जब मीडिया और पुलिस की नजर इस पर गई और धीरे धीरे इस काले साम्राज्य की पोल खुलनी शुरू हो गई। तेलगी का साम्राज्य कोई मामूली ठगी नहीं थी। ये ऐसा घोटाला था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को झटका दिया। हजारों करोड़ के स्कैम में पुलिस से लेकर नेताओं तक के नाम शामिल हुए। लेकिन कहते हैं कि अपराध का साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गिरता जरूर है। तेलगी का साम्राज्य भी गिरा और उसकी गिरफ्तारी हुई। क्या वाकई कोई अपराधी सिस्टम को खरीद सकता है? क्या न्याय में इतनी ताकत है कि ऐसे घोटालों की जड़ें काट सके? सरकारी सिस्टम के खिलाफ खेलने वाले शातिर शैतान तेलगी की हो गई मौत, लेकिन उसकी क्राइम स्टोरी हमेशा याद दिलाएगी कि जब लालच और सत्ता हाथ मिलाते हैं तब कानून बौना हो जाता है और दिखाता है घोटाले की ऐसी तस्वीर जो पूरे सिस्टम की सांसें रोक देती है। जब स्टैम्प पेपर घोटाले का राज धीरे धीरे खुलने लगा तो देश भर की जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया। पुलिस की दबिशें तेज हो गई और आखिरकार तेलगी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी महज एक अपराधी का पकड़ा जाना नहीं था, बल्कि उस साम्राज्य का पतन था जिसने सत्ता और सिस्टम तक को हिला दिया। तेलगी के खिलाफ जांच की परतें खुली तो देश को पता चला कि उसकी पहुंच कितनी ऊंची थी। नेता, अफसर, पुलिस सब उसकी जेब में थे, लेकिन जब सच सामने आया तो कोई उसे बचा नहीं पाया। सैकड़ों चार्जशीट उसके खिलाफ डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट जगह से फाइल की गई, परंतु उनको तमाम को क्लब कर दिया गया क्योंकि सीबीआई के अंदर जब वो केंद्र स्तर पर गई तो तमाम जो चार्जशीट थी उनको क्लब करके मेन चार्जशीट के रूप में उसको पेश किया, जिस पर ट्रायल हुआ और तमाम जो सबूत थे उसके खिलाफ अदालतों में पेश किए गए और उस केस को सजा की तरफ ले जाया गया। सबसे बड़ा जो अहम रोल रहा वो सीबीआई का रहा, क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में तत्कालीन सरकार तब तक काफ़ी चेंज हो चुकी थी, तो उनके लिए बहुत आसान था कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर किस तरह से हावी हुआ जाए। तो सीबीआई ने वो तमाम अकाट्य सबूत तेलगी के खिलाफ इकट्ठे किए, जिस वजह से उसको 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना और 30 साल की सजा हुई। यही कारण है कि केंद्रीय जो जांच एजेंसी थी उसका बरदस्त रहा, स्टेट पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पाई बल्कि फेल हो गई। तेलगी पर सीबीआई और राज्य पुलिस ने दर्जनों केस दर्ज किए। अलग अलग राज्यों में मुकदमे चले। हर पेशी पर कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगता। लोग जानना चाहते थे कैसे एक मामूली सेल्समैन अरबपति ठग बन गया। कोर्ट में तेलगी के खिलाफ गवाहों की लंबी कतार थी। धीरे धीरे उसने कई अपने राज खोले और खुलासा किया कि किस तरह नेताओं और अधिकारियों को उसने करोड़ों की घूस दी थी। तेलगी का इकबालिया बयान देश के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। उसने ये बात बताई कि वो इसमें अकेला नहीं था। उसने बड़े बड़े लोगों के नाम भी लिए, लेकिन अंत में ये हुआ कि उसको जेल में अकेला सड़ना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद तेलगी को ऑर्थर रोड जेल में रखा गया। कभी शानो शौकत से जीने वाला तेलगी जेल की 4 दीवारी में कैद होकर रह गया। हालांकि शुरुआत में खबरें आई कि उसे जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, मोबाइल फोन, स्पेशल खाने पीने का इंतजाम था। यहां तक कि कुछ जेल अधिकारियों को भी उसने पैसे से खरीद रखा था। लेकिन वक्त के साथ उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। जांच एजेंसियों की सख्ती और कोर्ट के आदेशों ने उसकी जेल की मौज को भी खत्म कर दिया। तेलगी का अपराध इतना बड़ा था कि अदालत ने उसे आजादी की कोई उम्मीद नहीं दी। उसकी दुनिया अब 4 दीवारी में सिमट चुकी है।
2006 में तेलगी को स्टैम्प घोटाले में 30 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 200 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर हमला है। इस फैसले के साथ ही तेलगी का साम्राज्य ढह गया। अरबों का मालिक अब जेल की कोठरी का कैदी बन चुका था। जेल की जिंदगी ने तेलगी को तोड़कर रख दिया था। उसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या थी। कई बार उसे जेल से अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन अब उसकी जिंदगी के दिन गिनती के रह गए थे और उसका जीवन अब केवल दवाइयों पर आश्रित हो चुका था। तेलगी घोटाला, उसमें लगभग 30 साल की सजा उसको हुई और लंबे समय तक जेल में रहा। उसके बाद वो ऐसी बीमारियों से जकड़ गया कि उसका जीवन दुर्लभ हो गया। उसको मधुमेह था, उसको तमाम किडनी की प्रॉब्लम हो गई और इस प्रक्रिया के अंदर जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। परंतु उसके जो कारनामे थे वो आज भी महाराष्ट्र पुलिस और पुणे पुलिस के अंदर दर्ज हैं और यहाँ तक दिल्ली के अंदर भी उसके दर्ज हैं। 23 अक्टूबर 2017 बैंगलोर के विक्टोरिया अस्पताल में तेलगी ने आखिरी सांस ली। उसकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर से हुई। मौत के वक्त उसके पास न अरबों का साम्राज्य था, न दोस्त, न सत्ता का संरक्षण। एक शातिर ठग का यही अंजाम होना था। तन्हाई, बीमारी और बिना मौत। तेलगी की मौत का राज भले ही दफन हो जेल की दीवारों में आज, लेकिन उसकी कहानी आज भी खड़ा करती है देश की व्यवस्था पर सवाल। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।